वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बेच 2021। एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, और वो टॉपिक होगा आपका ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर बच्चे के दिल में उतर जाए, दिमाग में उतर जाए, तो वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। बहुत ही गजब के कॉन्सेप्ट हैं, गजब के विजुअल इफेक्ट हैं। एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट, आपको एक एक फॉर्मूला, एक एक यूनिट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये जो आपका चैप्टर रहेगा वो चैप्टर रहेगा आपका 101। जो अगर लेक्चर नंबर की बात करूं मैं तो वो रहेगा आपका 101, 101 नंबर। और आज कल हमारा शतक पूरा हो गया था, आज 101 नंबर पे आ गए। ये हमारा टाइमिंग रहेगा अब डेली से, ये टाइमिंग रहेगा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेक्चर फर्स्ट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये पहला लेक्चर होगा। अगर आपने इस लेक्चर की पहले की कोई क्लासें मिस की है तो आप सिलेक्शन बेच 21 में जाके देख लें, सिलेक्शन बेच 20 में जाके देख लें। पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको अपडेट मिल जाएगा, सारी क्लासें सीरियल में मिल जाएगी। लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर से अपने तैयार करें। जो आर्मी क्लास में पहुंच चुकी है एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दें, लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा दें, और हो सके तो बेटा दिल पे हाथ रख के एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका पूरा सपोर्ट ही हमें हर हाल में यहाँ पे खड़ा करता है लाके, और हम यहाँ पे खड़े रहते हैं आपके लिए 10 से 12 घंटे। ये हमारी टीम आरएस सर जो लगी हुई है आपके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए। अगर कोई बच्चा मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहता है, और अनअकैडमी पे हमारा टॉप 3000 का सीरीज चल रहा है, और उसका ये लेक्चर नंबर आपका 23 है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आज लेक्चर नंबर 23 हो गया, नेक्स्ट डे लेक्चर नंबर 24 होगा टॉप 3000 में। डेली सुबह 8 बजे होता है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोड पूछेगा, तो वहाँ पे आप हमारा ये कोड यूज कर सकते हैं आरएस सर लाइव रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद में अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो ये प्रोफाइल है, इसको फॉलो करें। उसके बाद में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद ये कैटेगरी सिलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद में 1 मंथ, 3 मंथ नहीं, या तो 6 मंथ या 12 मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोड की बात करें तो आप हमारा कोड भी यूज कर सकते हैं आरएसआर लाइव, 10% डिस्काउंट होगा, और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टीम आरएसआर हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लगभग 24,500 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन है। कल अनअकैडमी एप्लीकेशन पे यहाँ पे आपका देख रहे होंगे आप, ऑल इंडिया चैंपियनशिप रखी गई है 13 दिसंबर को, ठीक है, सुबह 11 बजे। इनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है, और ये लाइव टेस्ट होता है आपका, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इनाम भी मिलती है आपको, ठीक है, प्राइज भी मिलेगा। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फोर्थ नहीं है, 4 to 10 है। और ये आप प्राइस देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। यस सर। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ईएमआई, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अभी तक हमने पीछे पढ़ा कि अगर धारा प्रवाहित की जाए, ध्यान देना मेरी बात को, अगर किसी रोड में, किसी छड़ में अगर करंट फ्लो किया जाए, और स्टूडेंट ने बताया था अगर करंट फ्लो किया जाए तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। मतलब उसके अनुसार अगर किसी रोड में करंट फ्लो करें तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है। लेकिन इधर भाई साहब फेराडे जो है उन्होंने कुछ उल्टा बता दिया, कि बिल्कुल उल्टा। और स्टेड ने बताया था कि करंट फ्लो करने पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और फेराडे क्या कहता है, फेराडे ने क्या बोला कि भैया तुम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करो, तुम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करो, करंट इंड्यूस्ड होगा, यानी धारा प्रेरित होगी। तुम फ्लक्स में परिवर्तन करो, धारा उत्पन्न होगी, धारा इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। तुम फ्लक्स में परिवर्तन तो करो, तुम मैग्नेट को पास या दूर तो लेके जाओ, अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो वहां पे इंड्यूस्ड करंट आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और उसी सीरीज को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा टाइटल था जिसके बारे में बात किया। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और
मजेदार टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो एक बार जोश के साथ में बच्चा कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखें, और पहले टॉपिक पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत ही गजब का टाइटल है, गजब का टॉपिक है, थोड़ा सा इसको फील करने की जरूरत है, थोड़ा सा इसको अपने दिल दिमाग में नोट करने की जरूरत है। उन मुद्दों पे मैं बात करूंगा, उन पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा जो यहाँ पे आपको तैयार करनी है, जो यहाँ पर आपको नोट करनी है। ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा हुआ है तो आप इसका टोटल कॉपी पेस्ट मान सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं पढ़ा तो मैं इसको भी क्लियर करवाता हूं। बेटा मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, एक बार मैं नई दुनिया में लेके जाऊंगा फिर वापस लेके आऊंगा। बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है, वही आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा, अगर कोई सरफेस, अगर कोई फ्रस्ट ऐसा ले लें कि उस फ्रस्ट से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर जाए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो इस सरफेस में से गुजरती है। तो मेरी डेफिनेशन को जरा ध्यान से समझना कि किसी सरफेस के, किसी पृष्ठ के परपेंडिकुलर लंबवत, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर या लंबवत गुजरने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। इसको हम φb से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिक इमेज दिमाग तक पहुंची जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्या कि अगर मैं यहां पे बात करूं कि किसी क्लोज सरफेस को अगर रखा जाए तो उसमें से गुजरने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, बस एक शर्त याद रखें, परपेंडिकुलर वर्ड का यूज जरूर करें, क्योंकि मैं अभी आगे रीजन दूंगा आपको। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। तो अब आप एक बार इसको इस डायग्राम पे फील करें, जो डायग्राम मैंने आपको आपके बनाया है स्क्रीन पे, जरा गौर करिए। बेटा पहली बात तो मैं एक सवाल आपसे पूछूं, क्या मैग्नेट के 2 पोलों को अलग कर सकते हैं क्या? क्या मैग्नेट के 2 पोल है, एक N और S, क्या इनको अलग किया जा सकता है? कमेंट में बताना। क्या इनको तोड़ के 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है? यस और नो? क्या N और S को अलग कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बेटा, आइसोलेटेड पोल पॉसिबल ही नहीं है मैग्नेट के लिए, जैसे ही टुकड़े करते हैं नया पोल बन जाता है। तो ये N और S जो आपका मैग्नेट है, इसके 2 पोल है, इसका S इधर होगा, इसका S इधर होगा जो हमने शो नहीं किया है, इसका N इधर होगा जो हमने शो नहीं किया, आप उसको छोड़ो, ठीक है। अब मुद्दे वाली बात पे आते हैं। मुद्दे वाली बात क्या है बेटा, इधर N से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बेटा N से S की ओर। क्या आप इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फील कर रहे हैं जो N से S की ओर जा रही है? यस और नो? यस और नो? ओके, तो ये N से S की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है उसको हमने B से रिप्रेजेंट किया है, बोले तो मैग्नेटिक फील्ड से रिप्रेजेंट किया है। अभी का अभी याद कराऊंगा, थोड़ा सा फील कर लो, फिर डाउट खत्म। समझाऊंगा 10 मिनट में और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने के बाद 2 मिनट लगेगा। ध्यान दीजिए, तो चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर जाता है, इसके बीच में मैंने कोई सरफेस रख दिया, इसके बीच में मैंने कोई सरफेस रख दिया, मान लीजिए मैंने कोई बुक रख दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने इधर से कोई बुक रख दिया, इनके बीच में इधर कोई बुक रख दिया इस तरीके से, ठीक है, या इस तरीके से कोई बुक रख दिया। तो ये जो बुक मैंने इधर रखा है, इस बुक को आप जरा इमेज जो मैंने यहाँ पे बनाया, इस इमेज को आप थोड़ा सा नोटिस करें, इसका एरिया है A। बताओ इस इमेज से, इस ऑब्जेक्ट से जितनी ज्यादा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेगी, इस एरिया A से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेगी उतना ही ज्यादा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इसको φb से लिखते हैं, कई जगह आपको φ से भी लिखा हुआ मिलेगा। तो पहला डेफिनेशन, किसी भी पृष्ठ के, किसी भी सरफेस के लंबवत गुजरने वाली,
लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर गुजरती है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। पहला डेफिनेशन केवल डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन क्लियर है बच्चा, ठीक है। एन से एस की और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, आप इधर देख सकते हैं, सबका एरो एन से एस की तरफ होगा, ठीक है। अब आता हूं मैं, एक बार डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में, जब आप नोट्स बनाओगे तो लिख लेना, क्या, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर लंबवत गुजरने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्या कहलाता है बच्चा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है, फाई बी कहलाता है। डेफिनेशन याद हो गया है। अब एक नया डेफिनेशन और बनाते हैं, और वो डेफिनेशन मैं इधर बनाऊंगा, जो आपका पॉइंट बी है, मैंने इधर लिखा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और यही पॉइंट हमारे काम में आएगा न्यूमेरिकल में, क्योंकि बोर्ड में तो हम बैठ नहीं रहे, हम बोर्ड का एग्जाम तो दे नहीं रहे कि हमें डेफिनेशन उधर लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन तो हमारा अंडरस्टैंडिंग पावर है, वो हम कैसे भी समझ सकते हैं, बोर्ड में एज इट इज लिखना नहीं है कि नंबर पूरा नहीं मिलेगा। तो अब हम उस मुद्दे की बात करते हैं जहां से हमें न्यूमेरिकल मिलेगा, जहां से हमें एक खतरनाक फॉर्मूला मिलेगा, और वो फॉर्मूला क्या है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, वो उसको मैं फाई से लिख रहा हूं, वो चुंबकीय क्षेत्र यानी बी वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश यानी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। बस ये बात राज की आपको याद में रखनी है, जो मैंने यहां पे लिखी है, क्या, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वेक्टर। ये इधर अगर मैं इसको लिखूं बेटा एरिया को, तो मैं इसको ए वेक्टर लिख सकता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका बी वेक्टर है। डायग्राम की बात मैं बाद में करूंगा, पहले मेन फॉर्मूले की कर लेता हूं। मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, उसका क्या बेटा, डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल। डॉट का मतलब क्या बेटा, अदिश गुणनफल है, यानी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। मैं इसको फाई लिखा है, फाई बी भी लिख सकते हैं बच्चा, डॉट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। अब मैंने मेन फॉर्मूला प्राप्त कर लिया है, अब मैं इन पॉइंट्स की बात कर सकता हूं अलग अलग। ये जो कंडीशन मैंने उधर लिखी है, वो कंडीशन मैंने इधर से उठाई है, ये मान लो वो कंडीशन आपकी ये वाली है। बहुत सारे बच्चों के डाउट होंगे, थीटा क्या है, आपका बी क्या है, ए क्या है, मैं सारी चीज क्लियर करूंगा। इसी डायग्राम की बात सबसे पहले करूंगा, फिर ये तीनों कंडीशन में नोट डाल के इधर लिखूंगा। आपको बेटा ये जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, और ये जो आपको रेड कलर का बॉर्डर नजर आ रहा है ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वेक्टर है। आपको लगता है कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी एंगल पे झुक रहा है, जरा गौर से देखो इमेज को, यस और नो, नीचे की तरफ झुक गया, तो इस एरिया का डायरेक्शन हो गया बच्चा ये एरिया का डायरेक्शन है, एरिया का डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो बताओ इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, सर जी थीटा एंगल बन रहा है। तो बस ये जो थीटा आपका इधर आ रहा है, ये जो थीटा आ रहा है वो बी और ए के बीच में बनने वाला एंगल है। ये आपका बी और ये एरिया नीचे की तरफ झुक गया। मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा, ये इसके परपेंडिकुलर है, अब इसका एरिया का डायरेक्शन ये है। अब इस बुक को मैं थोड़ा झुका देता हूं, तो अब इसका एरिया कहां हो गया, नीचे की तरफ हो गया, नीचे की तरफ झुक गया, तो थीटा एंगल उसने बना दिया, कोण उसने बना दिया, ठीक है। मतलब ये हमारा ए एरिया और ये आपका बी वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल है थीटा, जिसको हमने लिखा है कोस थीटा। अभी सवाल पूछूंगा कि ये फाई डिपेंड किस पे करता है, अभी का अभी याद कर लो, क्वेश्चन भी कराऊंगा लास्ट में। तो हमारा मेन फॉर्मूला मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, अर्थात फाई बराबर बी ए कोस थीटा। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है, किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है, डाउट क्लियर है, डाउट क्लियर है। अब मैं नोट पॉइंट लिख सकता हूं क्या, जरा बच्चा बताइए, डाउट क्लियर है तो क्या मैं नोट पॉइंट लिख सकता हूं, यस और नो? डाउट क्लियर है क्या मैं नोट पॉइंट लिख सकता हूं? यस सर।
पहला आपका नोट पॉइंट लिखते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा रुक जाओ, वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको इतना तो पता होगा, इतने तो नादान नहीं हो, आपने वेक्टर पढ़ा होगा कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करने पे यानी अदिश गुणनफल करने पे अदिश राशि आती है, तो फाई आपका स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ये तो आपको खुद को पहचानना चाहिए। तो मैं नोट पॉइंट की बात कर रहा हूं, बाकी बातें आगे करेंगे, रुक जाओ बेटा। अगर मैं ये कहता हूं नोट में, अगर मैं यहाँ पे कहता हूं इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फाई क्या होता है बेटा, बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 0, कॉस 0 का मान 1, तो फाई बराबर क्या हो गया बेटा बी ए। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चा, मैक्सिमम लिख सकता हूँ, पहला नोट। दूसरा नोट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चा, गौर से देखिएगा, दूसरा नोट है मेरा इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन ये एंगल मैंने बता दिया है बच्चा, 0 डिग्री का मतलब समझ रहे हो, ये एरिया इसी के पैरेलल है, ये ऐसे एज इट इज है, ऐसे झुका हुआ नहीं है, ऐसे है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी वो सब गुजर जाएगी। अब दूसरा क्या आ रहा है 90 डिग्री। अब ये एरिया ऐसे नहीं है, ये झुक गया ऐसे, एरिया नीचे की तरफ है, एरिया ऊपर की तरफ है, ये ले ऊपर की तरफ ले लिया, नीचे की तरफ नहीं लिया, इसने ऊपर की तरफ ले लिया। ये आपका एरिया है ए वेक्टर, जो एकांक सदिश दिखा रहा है ना वो एरिया है, और ये आपका बी वेक्टर है। बताओ एंगल कितना 90, तो आप मुझे इसका फ्लक्स निकाल के बताओ, फाई बराबर बी ए कॉस 90 और cos 90 का वैल्यू 0, तो ये आपका मिनिमम आ गया। फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं, फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं। बताओ पहला नोट, दूसरा नोट क्लियर है बच्चा? अच्छा जी, तीसरा नोट अगर आप लिखते हैं 180 वाला, जो शायद इसमें दिखा नहीं रखा है, ये 0, ये 90 और ये थीटा एंगल वाला, उसको रखो आप, छोड़ो, 180 वाला माइनस में आ जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। पहला नोट, दूसरा नोट, इसका फॉर्मूला, इसका डायरेक्शन, इसका डेफिनेशन सारी एक ही स्लाइड में मैंने अच्छे से क्लियर करवा दिया है। बताइए क्लियर है बेटा? यस और नो? क्लियर है? 0 आएगा, 90 आएगा, यस यस, क्लियर बेटा? ओके, आगे बढ़े। अब आगे आते हैं। अच्छा, इसका सी पॉइंट क्या है बच्चा? सी पॉइंट है स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी लिख देते हैं इसमें। आप मुझे बताओ मैंने क्या लिखा बच्चा? फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें उससे कैसी राशि मिलती है? अभी अभी मैंने बताया, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर यानी अदिश राशि है, ये अदिश राशि है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसका केवल मैग्नीट्यूड आता है। ये बात आपको याद में रखनी है बहुत ही अच्छे से। स्केलर क्वांटिटी है, शाबाश। नहीं बेटा, वेक्टर कहाँ से है? एक बच्चा कमेंट में लिख रहा है वेक्टर, जबकि मैं बता चुका हूं कि दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट है, यानी दो सदिश राशियों का वेक्टर क्वांटिटी का आपका, इसको कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल, वो क्या है आपका? अदिश राशि है। ये तो वेक्टर में भी पढ़ के आए होंगे आप, ठीक है? यस सर, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपको। चलो आगे बात करते हैं। अब आता है बेटा इसका पॉइंट डी, आपका यूनिट, मात्रक बताइए आप मुझे। और मात्रक में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करने वाले। यूनिट किस किस बच्चे को याद है? बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, हाँ, प्रचलित मात्रक है इसका। हाँ, प्रचलित मात्रक लिखेंगे सारे बच्चे, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रचलित मात्रक है, सबसे पहला मैं इसका लिखूं वेबर, मतलब जो आपको एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। बच्चा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी वेबर लगा देता है, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए वेबर नहीं आता है। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए वेबर आता है बेटा, ठीक है? वेबर आएगा, इसका मात्रक वेबर, प्रचलित मात्रक है वेबर। अच्छा, दूसरा अगर मैं बनाता हूं बच्चा, तो वो क्या था जरा देखना एक बार। फाई बराबर बी ए, कॉस का क्यों लिखना, हमें तो यूनिट बनाना है। तो बेटा अगर मैं बी की बात करूं, बी यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। बी यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। एरिया क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ए एरिया, चुंबकीय सॉरी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा? टेस्ला। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, तो अपन इसको लिख सकते हैं टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका दूसरा यूनिट है। तीसरा यूनिट और बनाते हैं बच्चा,
फाई बराबर, बेटा आपको एक फॉर्मूला याद है क्या, मैं बना के बताता हूं बेटा। बिल, अरे बेटा रोड पे लगने वाला बल होता है एक चालक तार पे, एक चालक छड़ पे लगने वाला, ट्रिक बताता हूं बिल। कैसे याद रखेंगे बच्चा इसको, जो नए बच्चे आए उनको बताऊं मैं, इसे बोलेंगे बिल। क्या बोलेंगे बेटा, बिल। तो एफ बराबर बिल, तो बेटा बी बराबर क्या होगा, एफ बटा आई एल। क्या मैं सही लिख रहा हूं क्या, बताना जरा, सही लिखा क्या मैंने। चलो अब इस बी का यूनिट बना के इधर लिखो, तो बेटा बी का यूनिट मैंने लिखा क्या, न्यूटन, न्यूटन बटा एम्पियर और इंटू एल का मतलब मीटर, ठीक है, न्यूटन बटा एम्पियर इंटू मीटर। चलो ये तो हो गया बी, इंटू ए क्या है बच्चा, एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर काट दो। चलो जी हमारे पास एक और नया मात्रक आ गया, न्यूटन इंटू मीटर बटा एम्पियर। यस, बताओ जरा कौन कौन से यूनिट रट्टा मारोगे एग्जाम में, ऑप्शन में सब मिलेंगे। ये ऐसी क्वांटिटी है बच्चा मैग्नेटिक फ्लक्स से, इसके यूनिट है ना बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। ये देखो, ये हो गया आपका वेबर, एक हो गया टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, एक हो गया न्यूटन इंटू मीटर बटा एम्पियर, न्यूटन इंटू मीटर बटा एम्पियर। यस, न्यूटन इंटू मीटर बटा एम्पियर। क्लियर है बेटा, ओके, शाबाश, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अच्छा एक मैं और लिख देता हूं बच्चा इसमें, गाउस, ठीक है, फ्लक्स के लिए एक रिलेशन आता है, यानी वेबर में और गाउस में, क्योंकि बेटा सीजीएस यूनिट में जाएंगे ना तो मैक्सवेल या गाउस होता है इसका सीजीएस में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, सीजीएस में, सीजीएस में इसका गाउस होता है, ठीक है, सीजीएस में क्या होता है, मैक्सवेल या गाउस। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 1 वेबर लिखता हूं, 1 वेबर लिखता हूं तो 10⁸ गाउस हो जाएगा, इसको जी से लिख देंगे ऐसे, 1 वेबर। ये वैल्यू जरूर याद रखिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये वैल्यू जरूर याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है, न्यूमेरिकल में कई बार अपने को यूज लेना पड़ जाता है। 1 वेबर में 10⁸ गाउस सेंटीमीटर, सीजीएस में लिख रहे हैं बच्चा, सीजीएस में ये 1 वेबर है 10⁸ गाउस, इसको मैंने गड़बड़ कर दिया, नहीं नहीं, अगर आप इसको सीजीएस में लिखोगे, देखो 1 वेबर को 10⁸, यहां पे आपको सीजीएस में बदलो इसको, सॉरी सीजीएस में ही रखो इसको, सीजीएस में ही रखो इसको, सीजीएस में ही रखो इसको। अगर सीजीएस में रखोगे तो यूनिट इसका सीजीएस का लगाना पड़ेगा, तो गॉसेस सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे यहां पे क्या था, टेस्ला था ना, तो टेस्ला को आपने क्या लिख दिया, गॉस, फिर इंटू मीटर स्क्वायर को क्या लिखा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा, है ना। यस, मीटर को सेंटीमीटर, तो पावर 4 कम हो जाएगा ना, तो फिर यहां पे अपन क्या लिख देंगे, फिर इसको 10⁴ लिख देंगे, तो आपका वेबर 10⁴। यस, ओके, चले आगे। हाँ, मैक्सवेल लिख देंगे, वेबर लिख देंगे। हाँ, ओके, 3 को रिपीट करें, 3 तो बेटा अभी अभी मैंने बताया, बना के बताया है। 1 वेबर 10⁴ गाउस। अच्छा एक चीज और इसमें देखो, थोड़ा डाउट क्रिएट हो रहा है, इसको सर वेबर को मैक्सवेल लिखो, वो भी मैं क्लियर कर दूं। एक बार देखिए, एक बार इसी को 1 वेबर 1 वेबर 1 वेबर दोनों चीज क्लियर कर देता हूं। एक बार देखिए बेटा, 2 बार लिख देता हूं, मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा। 1 वेबर बराबर 10⁴ गाउस। अब इसको अलग लिख लो एक बार, 5 नंबर पे 1 मैक्सवेल, 1 मैक्सवेल बराबर 10⁸, ऐसे लिखो, क्योंकि वेबर में और गाउस में और मैक्सवेल में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका गाउस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक नई चीज और लिख लो यहाँ पे, तो ये 5वां पॉइंट इससे अलग हो जाएगा। ये वाला जो है ना, ये वेबर और गाउस में है, ये मैक्सवेल और गाउस में है। ये कंपैरिजन थोड़ा सा देखिएगा, ये रिलेशन और ये रिलेशन बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जैसा बच्चा कंफ्यूज हो रहा था मैंने देख लिया। यस, हाँ जी, आगे बढ़े बच्चा। अब बच्चा इसका डायमेंशन बना के बताओ। बेटा ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से देखना, ये वाली कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कैलकुलेशन। अब आ जाओ इसकी डायमेंशन। बच्चा डायमेंशन कमेंट करो फटाफट, प्रत्येक बच्चा इसका डायमेंशन कमेंट करे, प्रत्येक बच्चा इसका डायमेंशन कमेंट करे। बेटा डायरेक्ट है, ये तो फिक्स है। एक बच्चा कह रहा है 4th नंबर समझ नहीं आया, बेटा ये तो डायरेक्ट है, फिक्स है, याद रखना है, ये तो फिक्स है, डायरेक्ट याद रखना है बच्चा, ठीक है। फिक्स वैल्यू बताइए मैंने। चलो मुझे इसका डायमेंशन बना के बताओ, इसकी विमा बना के बताओ। यस, इसकी विमा बना के बताओ फटाफट से,
जल्दी से, शाबाश शाबाश शाबाश। कितने बच्चे बना सकते हैं इसकी वीमा? वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, इसकी वीमा आप यहां से बना सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर बटा एम्पियर, यहां से बना सकते हैं। बड़ा आसान है, जो फॉर्मूला आपको लगे इजी उससे आप निकाल सकते हैं। न्यूटन इंटू मीटर बटा एम्पियर से निकालना चाहता हूं मैं, थोड़ा इजी रह जाएगा बेटा। न्यूटन के लिए क्या आएगा? m1 L1 t-2, और इंटू मीटर के लिए क्या आ जाएगा? L1 अपॉन में क्या है सर? एम्पियर। एम्पियर के लिए आ जाएगा a। चलो सॉल्व कर लो इसको बच्चा। m1, ये L1 और L1 मिलके क्या हो जाएगा? L2, और ये आपका t-2 है, और ये a ऊपर आके क्या हो जाएगा बच्चा? -1 हो जाएगा। तो डायमेंशन आप इस जिस फॉर्मूले से इजी लगे उस फॉर्मूले से डायमेंशन बना सकते हैं। बच्चे ने उधर लिखा होगा 12 - का 21, ये ट्रिक याद रखने के लिए। 12 - का 21, 12 - का 21। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, 1 वेबर नहीं बेटा, 1 वेबर नहीं। अगर ऐसा हमने लिखा है 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल नहीं है, 1 वेबर बराबर 10⁴ गाउस है। और अगर आप इसको मैक्सवेल को वेबर में लिखोगे तो फिर 10⁸ आपका गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ऐसे आएगा। अगर आपने ऐसा लिखा है तो उसको एक बार करेक्ट कर लेना आप। चलो, डायमेंशन सभी बच्चों को क्लियर है क्या? डायमेंशन सभी बच्चों को क्लियर है बच्चा? डायमेंशन सभी बच्चों को क्लियर है? डायमेंशन सभी बच्चों को क्लियर है? यस। अभी जो चौथा पॉइंट बच्चे को डाउट है उसको मैं क्लियर करूंगा अच्छे से। तीसरे पॉइंट को क्लियर बेटा? हाँ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। यहां पे देखिए नोट पॉइंट जो आपको करेक्ट करने का जरूरत है वो नोट पॉइंट क्या है बेटा? इस वेबर को लेकर इतने सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, वो फॉर्मूले आपको करेक्ट करने हैं। क्या क्या फॉर्मूले बन रहे हैं देखिए। हमने फाई बराबर क्या लिखा? BA, यानी हमने सबसे पहला जो फॉर्मूला बनाया, मैं एक बार लिख देता हूं बच्चा। देखो पूरा अपन कैलकुलेट करेंगे, इसके जो भी यूनिट बन रहे हैं ना उन सभी यूनिट को एक ही स्लाइड में समझेंगे। जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। एक बार पूरी चीज क्लियर करूंगा मैं पीछे वाली आपको, ठीक है? यस, ओके। यहां पे देखिए बेटा, फाई बराबर BA, तो हमने सबसे पहला यूनिट तो वेबर लिखा, फिर दूसरा यूनिट क्या लिखा था? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। यस और नो? इसका दूसरा यूनिट ये लिखा था हमने, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट। बेटा टेस्ला को हमने क्या लिखा था? बिल से निकाला था, F बराबर बिल। तो B से क्या आया था बच्चा? F/IL। यस और नो? क्या मैंने सही लिखा? साइड में जो मैंने क्या लिखा था बच्चा देखना, न्यूटन इंटू ये तो मीटर स्क्वायर है ये वाला, और वहां पे न्यूटन बटा एम्पियर, और इंटू ये L बच गया तो इसका मीटर। क्या मैंने सही लिखा है? 1 मीटर से 1 मीटर को मैंने कैंसिल किया। बच्चा पूरा समझ लो एक बार, देखो न्यूटन इंटू मीटर बटा एम्पियर। आप एक चीज मुझे बताइए, देखो कितने सारे यूनिट बनेंगे एग्जाम में। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है बच्चा? W बराबर न्यूटन इंटू मीटर, F अपने कह सकते हैं कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगा बच्चा? जूल बटा एम्पियर, जूल बटा एम्पियर बन गया। इस तरीके से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अब एक चीज और, इसका और आगे सॉल्व करना चाहे बच्चा, एक चीज और लिखो इधर साइड में। V बराबर क्या होता है? W बटा Q। तो बच्चा W बराबर क्या होगा? QV। तो जरा मुझे इस बात से वाकिफ करवाएं एक बार। इस W की जगह में कूलाम इंटू V वोल्ट लिख सकता हूं क्या? कूलाम बटा वोल्ट बटा एम्पियर। बताओ लिख सकते हैं क्या? यस और नो? लिख सकते हैं क्या? यस और नो? जल्दी बताइए बच्चा, लिख सकते हैं क्या? कूलाम जूल की जगह कूलाम इंटू वोल्ट लिख सकते हैं क्या? बटा एम्पियर, कूलाम इंटू वोल्ट बटा एम्पियर। जल्दी बताइए। और इसका एक मेकअप अगर और करना चाहो, अगर एग्जाम में और गहराई में लेके जाए बच्चा, तो एक और कर लो। क्या बच्चा? देखिए बेटा, कूलाम इंटू क्या है? वोल्ट बटा क्या है? एम्पियर है ना बेटा। Q बराबर क्या होता है? IT, यानी एम्पियर, एम्पियर इंटू T यानी सेकंड, इंटू वोल्ट बटा एम्पियर। एम्पियर से एम्पियर कट गया तो बेटा देखो नया एक और यूनिट बन गया। क्या बन गया? वोल्ट इंटू सेकंड, वोल्ट इंटू सेकंड। एक और नया यूनिट बन गया बेटा। इसके बहुत सारे यूनिट बनते हैं। ये नोट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा इसका मैंने सॉल्यूशन दिया है, एक बार ईमानदारी से बताना। अगर पूरा फोकस करके स्क्रीन पर रखा होगा तो मजा आ गया होगा। एक एक पॉइंट को क्लियर हमने कर दिया है, एक एक पॉइंट को क्लियर हमने कर दिया है। BLV, हाँ बेटा इससे भी निकाल सकते हैं। वोल्ट इंटू सेकेंड तक पहुंच गया हूं। देखो बेटा पहला हमने यूनिट बनाया वेबर, पहला मैं लिख देता हूं, फिर हमने दूसरा बनाया, फिर हमने इसको, ये तीसरा आपका आ गया, फिर इसको सोल्व किया, ये चौथा यूनिट आ गया, ये आपका 5वां यूनिट आ गया, और इसको सोल्व करने के बाद में यहाँ पे पहुंचे, ये आपका 6 नंबर का यूनिट आ गया। 6 यूनिट मैंने बना दिए। क्या सवाल आएगा हम देख लेंगे उसको, क्या सवाल आएगा हम उसको देख लेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ से मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। बहुत बढ़िया लेवल पे बहुत सारा टाइम देके ये मैंने सोल्व करके यूनिट दिए हैं, क्योंकि बेटा फ्लक्स के यूनिट जब आते हैं ना, बच्चा एक ही याद रखता है वेबर, और बाकी सब में बैंड बज जाता है, और वहाँ पे ऑल ऑफ अबाउ लिखा हुआ आ जाता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है जी सर। आगे देखिए, अगला पॉइंट है हमारा, और वो पॉइंट क्या है जरा उसको गौर से देखते हैं। वो पॉइंट है किसी भी क्लोज सरफेस से, किसी भी बंद पृष्ठ से जितना भी फ्लक्स गुजरेगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है, नेट फ्लक्स है, वो 0 होगा। सर ये बात हमारी समझ नहीं आई, यानी ये लॉजिक हमारी समझ नहीं आया कि किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स 0 कैसे होगा। बेटा आपने गॉसेस लॉ पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, क्या पढ़ा था मैं याद दिलाता हूँ। क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई एम राइट, यही फॉर्मूला पढ़ा बेटा आपने, यस और नो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा, गॉस का नियम। अच्छा जी, अब मैग्नेटिक फ्लक्स में ये चीज मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा चेंज करूंगा बच्चा। क्या चेंज है बेटा? क्लोज इंटीग्रल आएगा क्लोज सरफेस के लिए, ई की जगह में बी कर दूंगा, बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर, एरिया ds है, यहां पर भी ds, इलेक्ट्रिक फील्ड बी मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इधर मैं बराबर 0 लगाऊंगा। और यही सबसे बड़ी राज की बात है, यही सबसे बड़ी राज की बात है जो आपको क्लियर करनी है। आप मुझे एक चीज बताएं, ये मेरे पास एक ये बोतल है और ये मेरे पास मैग्नेट है, ये बोतल है, ये मेरे पास मैग्नेट है। आप मुझे बताओ, इस बोतल को मैंने इस मैग्नेट के सामने रख दिया, इस बोतल को मैंने इस मैग्नेट के सामने रखा, तो इससे जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है वो इसमें से गुजर के आगे चली जाएगी, यस और नो? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बोतल में से, इसमें से जो आएगी वो गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, यस और नो? आपका जवाब होगा यस सर, जरूर गुजरेगी इसमें से। मुझे ये बताओ, क्या कोई बीच में चाय नाश्ता करने के लिए बोतल में रुक जाएगी क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसमें रुकेगी क्या? नहीं ना। क्या पहले से इसमें थी? नहीं ना। जितनी आई उतनी वापस चली गई, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर किया उतनी बाहर निकल गई। मतलब लॉजिक क्लियर। इसका तो क्लोज सरफेस का फ्लक्स तो 0, मैग्नेट इसके अंदर नहीं है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मैग्नेट की आई वो उस क्लोज सरफेस से बाहर निकल गई, यानी अब वो इसके अंदर नहीं है। और इसी वजह से जितना भी किसी क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेगी वो उतना उससे बाहर चली जाएगी, वो उतना उससे बाहर चली जाएगी। तो टोटल आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस के लिए 0 होगा। और यही बात मैंने इधर समझाने का प्रयास किया है बहुत अच्छे से। बताइए जरा क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं बेटा? क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? जो मैंने ये पॉइंट इधर डाला है स्पेशल पॉइंट में, ये बहुत अहम बिंदु है, फुल कंपेयर करके दिया है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। 0 क्यों होगा? रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों बताया है। ऑल क्लियर? तो एक बार जोश दिख जाए। लाइव बच्चे हैं लगभग 600 और लाइक बटन पे 494। बंदे का गला खराब है, हालत खराब है, बोल कैसे रहा वो तो उसका जी जानता है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा क्या, एक लाइक तुम ढंग से नहीं कर सकते। यहां पे आते आते है ना, तुम्हारे को क्या ही बोले, मतलब शर्म आ जाती है कि इनको क्या बोलना है। या तो तुम भूल जाते हो या तुम्हारे को फर्क नहीं पड़ता है कि कोई बंदा इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट कैसे करना होता है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है?
ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला बिंदु नोट करें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है। और जब मैं ये फॉर्मूला शुरू में बता रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो मैं कह रहा था कि किस किस पे डिपेंड करेगा। फाई बराबर बच्चा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। और मैं आपको एक बात फिर बता दूं, आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, तो आज लगभग 600 बच्चे लाइव हैं। स्टार्ट सब करेंगे लेकिन एंड वही करेगा जो अपने गोल का सिकंदर बनेगा, जिसको अपना गोल अचीव करना है, वही बच्चा लास्ट तक इस टॉपिक को क्लियर करेगा। स्टार्ट सब करते हैं, खत्म वही करते हैं जिसको गोल चाहिए। अब आप मुझे बताओ इसमें कितनी चीजें आपको नजर आ रही है जिन पे फ्लक्स डिपेंड करता है। सर जी नंबर 1, अरे अलग कुछ नहीं है, नंबर 2 और नंबर 3 हमारा काम हो गया सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे, पहला बिंदु। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, दूसरा बिंदु। मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसके बीच में डिपेंड करता है? एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड। क्या फॉर्मूले में ये 3 लोग नजर आते हैं क्या? और जो तीनों लोग फॉर्मूले में नजर आते हैं उन्हीं तीनों फॉर्मूलों पे ये डिपेंड करता है। मुझे क्लास का मैसेज नहीं आया, जिस दिन क्लास के मैसेज के भरोसे बैठे रहोगे ना, उस दिन हमारी तो क्लासें होगी ही नहीं, क्योंकि हमें तो कभी मैसेज ही नहीं आता है। क्या बात है बच्चा, जिस दिन मैसेज के भरोसे बैठे रहोगे ना, उस दिन तुम्हारी कोई क्लास नहीं होगी, ये बात समझ जा। लापरवाही साफ झलक रही है बच्चा, मैसेज आएगा तो ही क्लास लेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी फाई बराबर, ये जो फाई है बी पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है और एंगल पे डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंडेंसी तीनों चीज बच्चे के दिमाग में होगी। न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा उसमें से पारित होगी, गुजरेगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा होगा उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उतनी ज्यादा गुजरेगी, तो एरिया पे डिपेंड करता है। एंगल मैंने बता ही दिया, अगर 0 डिग्री है तो मैक्सिमम फ्लक्स है, 90 डिग्री है तो 0 ही हो जाएगा, तो एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों लॉजिक, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों पॉइंट आपके क्लियर है। बताओ क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं, अब आएगा मजा। ये हो ही गया आपका, ये देखिए अब आते हैं भाई साहब, फैराडे की एंट्री हो चुकी है और अब कोहराम होगा, हर तरफ हाहाकार होगा, क्योंकि इसी ने ओरस्टेड को चैलेंज किया था। इसने ओरस्टेड ने क्या बोला था? ओरस्टेड ने, मैंने क्लास की शुरुआत में बताया, ओरस्टेड ने कहा था कि अगर कोई चालक तार लें, अगर कोई कंडक्टिंग वायर लें और अगर उसमें करंट फ्लो कर दिया जाए और अगर उसमें धारा प्रवाहित कर दी जाए, कोई चालक तार लें और अगर उसमें कोई करंट फ्लो कर दिया जाए, तो अगर उसमें करंट फ्लो कर दिया जाए तो उस कंडीशन में उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ये बताया था भाई साहब ओरस्टेड ने, पढ़ाऊंगा मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में। उसके बाद में फैराडे आ गया भाई साहब, और बहुत बदमाश था, इतना बदमाश था कि इतना खतरनाक, इतना जिद्दी कि प्रैक्टिकल करते करते लोग कहते हैं कि इसको 3 साल निकल गए थे, ये रिजल्ट नहीं आया था इसका। 3 साल में हम, अरे 3 दिन में, अरे 3 दिन छोड़ो 3 मिनट, अरे 3 मिनट छोड़ो सर, 30 सेकंड में अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो हम क्लास बंद करके निकल जाते हैं। क्या करने? दूसरा कोई मोबाइल गेम खेलने, यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए, दूसरा कोई बढ़िया टीचर ढूंढने के लिए। समझ में आया? तो बेटा धीरज कितनी बड़ी बात है। कह रहे हैं कि बहुत लंबे टाइम तक प्रैक्टिकल किया, फैराडे था और इसका असिस्टेंट था हेनरी। तो भाई साहब ये दोनों मिलकर प्रैक्टिकल कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिला। फिर बाद में एक दिन गुस्सा आ गया और उसने उस मैग्नेट को उठाया, यूं फेंका, और हुआ क्या? सामने कोयल रखी हुई थी और ये जो मैग्नेट उसने फेंका, गलती से ये मैग्नेट उस कोयल के बीच में से गुजर गया। और जैसे ही बीच में से गुजरा तो नीचे इधर एक क्या लगाया हुआ था? गैलोमीटर, जिसको देखने का काम किसको हिस्से में था? बेचारे हेनरी के। अरे हेनरी ने बोला गुरुजी क्या कर दिया? अरे बोला कुछ नहीं किया, हटा, सिस्टम नहीं होगा प्रैक्टिकल। बोला गुरुजी हो गया। बोला कैसे? बोला देख गुरुजी विक्षेप आ गया इसमें। कहाँ पे आया? बोला ये गैलोमीटर में विक्षेप आया। बोला आपने क्या किया? बोला मैंने तो मैग्नेट फेंक दिया। बोला फिर से फेंको, फिर उठाया, फिर से फेंका, मैग्नेट इधर से गुजरा और फिर से डिफ्लेक्शन आया। बोला काम हो गया।
हमारा प्रैक्टिकल सक्सेस हो गया। और प्रैक्टिकल का रिजल्ट क्या आया उसको समझना। अब प्रैक्टिकल के रिजल्ट को समझना। जब इस बार मैग्नेट को इस कोयल के नजदीक लाया जाता है तो जरा गौर से देखना, जरा गौर से देखना एक बार, जरा गौर से देखना एक बार मेरी बात को। क्या बेटा अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें केवल एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, 3। देखो कलर चेंज हो गया। ये जो कलर हो रहा है, ये वाला जो कलर हो रहा है आपका, ये कलर अभी एक है, ये वाला कलर, फिर देखना 3, फिर 5, ये 5 हो गया। यानी जैसे जैसे ये एन पोल पास में जाता है मैग्नेट का, वैसे वैसे इस कोयल से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका नंबर, उनकी संख्या बढ़ जाती है। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ता है बेटा, फ्लक्स बढ़ता है। अभी तो बताया है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ता है यानी फ्लक्स में चेंज होता है। और जैसे ही फ्लक्स में चेंज होता है भाई साहब इधर करंट फ्लो हो जाता है। क्या फ्लो हो जाता है? करंट फ्लो हो जाता है। तो फेराडे के प्रैक्टिकल का रिजल्ट ये आया कि अगर किसी कोयल से गुजरने वाले फ्लक्स में चेंज कर दें, अगर किसी कोयल से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन कर दें, फ्लक्स में चेंज कर दें, तो उस कोयल को अगर वो सर्किट क्लोज है, अगर वो परिपथ बंद है, तो उस फ्लक्स परिवर्तन के कारण उस सर्किट में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। और उस विद्युत वाहक बल के कारण सर्किट में एक करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, एक धारा प्रेरित हो जाती है, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। आप इस डायग्राम को देख के बताओ बच्चा, आप इस डायग्राम को देख के बताओ ये करंट कहां से आया? क्या कोई सेल जुड़ा हुआ है क्या इसमें? ये करंट कहां से आ रहा है? ये करंट कहां से आ रहा है इसमें? ये इंड्यूस्ड करंट है। ये कोयल मैग्नेट के पास लाने पे फ्लक्स बढ़ रहा है तो भी करंट फ्लो कर रहा है, दूर ले जाने पे फ्लक्स घट रहा है। मतलब सर जरूरी नहीं है कि फ्लक्स बढ़े, बिल्कुल फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे। यानी रोड चाहे पास में आए, मतलब बाहर मैग्नेट कोयल के, या दूर जाए, फ्लक्स में चेंज है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल है। और सर्किट क्लोज है तो उसमें धारा भी होगा। मैंने इसका जो थ्योरी बताया है मेरे हिसाब से दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े जिधर स्कैन करते हो आप उधर हो गया होगा। अब मैं इसकी स्टोरी पे लेके आपको चलता हूं आगे की। ठीक है, ठीक है बेटा, शाबाश। आगे चढ़े, चढ़ाई कर दे आगे। बड़ा पहाड़ है सर। अरे पहाड़ तो दशरथ मांझी ने तोड़ दिया था ऊपर, इतनी हाइट पे जाके तोड़ा था, कितना किलोमीटर का रास्ता बना दिया था उसको तोड़ के। वो भी मांझी था, आप भी मांझी है। चढ़ाई करो इस पहाड़ पे। ये जो आपका एयरफोर्स नेवी एनडीए पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं। जब तक फोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ बेटा। लैंग्वेज देखो आपके जो नोट्स में काम में आने वाली है। क्या कि जब किसी कंडक्टर या कोयल से रिलेटेड जो भी फ्लक्स है उस फ्लक्स में, देखो मैंने क्या वर्ड यूज किया है, वेरिएशन यानी चेंज। अगर किसी कोयल से जो फ्लक्स हो रहा है, जो फ्लक्स आपका गुजर रहा है, जो फ्लक्स उसको गुजर रहा है, वो फ्लक्स अगर चेंज होता है, अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस कोयल या कंडक्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैं इधर शॉर्ट में लिख देता हूं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यही फेराडे का एक्सपेरिमेंट था कि किसी कंडक्टर या किसी कोयल से रिलेटेड अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अगर फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। और अगर सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट भी फ्लो करता है, जिसे क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। अगर कोयल क्लोज सर्किट में है, क्योंकि धारा प्रवाहित होने के लिए परिपथ तो बंद होना जरूरी है ना। सर्किट टूटा हुआ है तो धारा कहां से बहेगी? परिपथ क्या होना चाहिए बच्चा, बंद होना चाहिए।
क्लोज सर्किट है तो उसमें प्रेरित जो करंट होता है उसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। बताओ जरा बेटा, क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला बनाए। डेली क्लास का टाइम, हाँ बेटा क्लियर, डेली आपका क्लास का टाइम देखो 7 बजे स्पेशल क्लास हो जाती है अपने इंग्लिश वाले सर का, है ना, 7 से 8। 8 बजे मेरा हो जाता है फिजिक्स का, 9 बजे मुकेश सर का हो जाता है टीम का स्पेशल क्लास खत्म। उसके बाद में 10 बजे फिजिक्स, देखो इंग्लिश फिजिक्स मैथ्स, फिर मैथ्स और फिर इंग्लिश। 10 बजे फिजिक्स, 11 बजे मैथ्स और 12 बजे आपका इंग्लिश, है ना, 10 11 12 लगातार ऐसे ही। अब 11 बजे मुकेश सर का हो जाएगा, 10 बजे मेरा हो जाएगा, है ना, अल्टरनेट टाइम आपका हो गया, बढ़िया है, चेंज हो गया 1 by 1। अब आ जाओ आगे, अब अपने इसका फॉर्मूला बनाते हैं और अब बहुत ही बड़ी काम की चीज अपन देखने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर देखने वाले हैं। सर एरिया किसका चेंज होना चाहिए, कोयल का या मैग्नेट का? बेटा एरिया चेंज नहीं कर रहे हैं गुरुजी, हम फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं। तो एक बार फिर से इस डायग्राम को देख, क्या ये कोयल बड़ी हो रही है, क्या ये मैग्नेट बड़ी हो रही है? अरे मोटी हो रही है क्या कोयल या मैग्नेट है? नहीं ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो आपका फेराडे लॉ है इंडक्शन का जो उसने दिया, उसमें अगर ये मैग्नेट अंदर जाती है तो देखो यहाँ पे, ये देखो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, विक्षेप आ रहा है, पहले उधर फिर इधर, डायरेक्शन चेंज, पास जा रहा है दूर आ रहा है, पास जा रहा है दूर आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, जो फेराडे का लॉ है वो क्या कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान फ्लक्स में परिवर्तन का रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स में परिवर्तन के डायरेक्ट क्या है, प्रोपोर्शनली है, सॉरी बराबर है, तो E बराबर डेल फाई अपॉन डेल टी। बताना जरा गौर से, क्या मैंने सही लिखा क्या? अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ जितना फ्लक्स में परिवर्तन का रेट है, फ्लक्स में परिवर्तन अगर तेजी से होगा तो ईएमएफ भी तेजी के साथ आए, मतलब ज्यादा आएगा, और अगर कम है तो ईएमएफ भी कम होगा। यानी E बराबर, एक चिन्ह और लगा देता हूं, माइनस। ये माइनस होता है बेटा इसके पास लाने या दूर ले जाने का विरोध होगा, जो होता है लेंज का नियम, जो अपन कल की क्लास में देखेंगे, उसकी बात बाद में करूंगा। मैं केवल इतना बता दूं अभी तो कि ये नेगेटिव साइन होने वाले विरोध को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ विद्युत वाहक बल E रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है, E बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। कुछ बुक्स में आपको ये फॉर्मूला ऐसे मिल सकता है, माइनस का n डी फाई अपॉन डी टी। बेटा n नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएगा, फेरों की संख्या मिल जाएगी, n नंबर ऑफ टर्न्स है, फेरों की संख्या है। एक क्वेश्चन है आपका जो मुझे अभी कमेंट बॉक्स में चाहिए, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है बच्चा। क्या पूछा है? धातु की एक कुंडली असमान चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर रखी है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन स्थिर रखी है, तो क्या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है या नहीं? बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। अरे ई बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ है गुरु मेरे, ई इंड्यूस्ड ईएमएफ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और डी फाई अपॉन डी टी फ्लक्स में परिवर्तन का रेट, दर है। जब की दर की बात होती है बच्चा dt का भाग लगता है। भाई कहाँ रहता है? देख बेटा इधर से देख, नहीं क्या फ्लक्स में परिवर्तन होगा? बेटा एक चीज बता दूं, अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की बात होती है तो फ्लक्स में परिवर्तन जरूरी है। अगर फ्लक्स में परिवर्तन है तो विद्युत वाहक बल है। आपने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्षेत्र में असमान धातु की कुंडली को, कोयल को क्या रखा है? आपने कोयल को रेस्ट में रखा है। जब कोयल मोशन ही नहीं कर रही है तो फ्लक्स में चेंज कहां से होगा? फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। ठीक है, चलो अब मुकेश सर की क्लास है। ठीक है, मेरे जस्ट बाद में 10 मिनट का आपके पास टाइम है, मेरे जस्ट बाद में मुकेश सर की क्लास है। आई थिंक नया टॉपिक आज है ना, नया टॉपिक है डिटरमिनेंट, नया टॉपिक आ रहा है, पहली क्लास है, जबरदस्त लेवल पे आग लगेगी,
फुल ऑन फायर के साथ में 10 बजे से मेरी क्लास, 11 बजे से मुकेश सर की क्लास, उसके बाद में लगभग 12-15 पे इंग्लिश वाले सर की क्लास, बैक टू बैक फायर होगा, उसे कहते हैं गर्दा उड़ेगा गर्दा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद। लाइक बटन पे प्रेजेंट नहीं लगा है तो लाइक बटन पे प्रेजेंट जरूर से लगा देना। ओके बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट इसका आगे करेंगे।